सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं। तो आज इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय सवाल दिए जा रहे हैं, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए, जीडीपी एमपी मैंने पहले स्टार्टिंग वाले दिन सबसे पहले बताया था जब चैप्टर शुरू किया था, जीडीपी एमपी किसे कहते हैं। आइए देख लेते हैं। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें सभी उत्पादकों द्वारा है। सभी का उत्पादकों द्वारा का मतलब चाहे वो सामान्य निवासी चाहे गैर सामान्य निवासी है, यानी हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे विदेश का रहने वाला है चाहे वो हमारे देश का रहने वाला है, इनके द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक लेखा वर्ष में होता है उसके बाजार मूल्य को ही बाजार सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये होता है जीडीपी। दूसरा इसमें जो सवाल आगे है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस किसे कहते हैं। आइए इसे देखते हैं। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य और विदेशों से शुद्ध प्राप्त साधन आय को जोड़ दिया जाता है तो जीएनपी एमपी हमारा प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें सामान्य निवासियों द्वारा का मतलब जो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं उनकी जो द्वारा अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उसका मूल्य। और दूसरा इसमें दिया है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब ये हो गया है कि जो हमारे देश में दूसरे देश के लोग रहते हैं वे अपनी देश में हमारे देश से आय प्राप्त करके अपने देश में वापस भेज देते हैं, और कुछ हमारे देश के लोग जो विदेशों में रहते हैं वे विदेशों में रहते हैं तो वे वहाँ से आय प्राप्त करके हमारे देश में भेजते हैं। तो जो हमारे देश के लोग बाहर में रहते हैं उनकी जो हमारे देश के अंदर आती है उस आय में से जो हमारे देश में विदेश के लोग रहते हैं वे जो हमारे देश से आय वापस अपने देश को भेजते हैं उस आय को घटा देते हैं, तो उससे हमें शुद्ध विदेशी साधन आय जो है प्राप्त हो जाता है। तो इसमें दे रहा है जीएनपी एनपी में क्या करना है कि देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब यह हो गया जो दूसरे देशों में हमारे देश के लोग रहते हैं जितनी आय वो हमारे देश में भेजते हैं उस आय में से जो हमारे देश में बाहर के लोग रहते हैं वो जो हमारे देश से इनकम बाहर भेजते हैं तो उस इनकम को हम निकाल देते हैं तो हमारा विदेशी शुद्ध साधन आय प्राप्त हो जाता है, जिसका सूत्र है जीएनपी एमपी बराबर होता है जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट सवाल है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का सूत्र लिखिए। इसका सूत्र मैंने पहले आपको बताया था, NFI होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये होता है वही चीज़ है जो पहले आपको शुरू में मैंने बताया कि विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब होता है कि जो हमारे देश में बाहर से हमारे देश के लोग जो बाहर रहते हैं जितनी आय वो भेजते हैं उस आय में से हमारे देश में बाहर के रहने वाले जो लोग होते हैं जो अपने देश को भेजते हैं उस आय को निकाल देते हैं तो शुद्ध विदेशी साधन आय प्राप्त हो जाता है। इसे नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड कहा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट सवाल है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी से क्या आशय है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन या घिसाई जो व्यय घटा देते हैं तो उसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी प्राप्त हो जाता है। इसका सूत्र है एनएनपी एमपी बराबर जीएनपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन जीएनपी में से अगर घटा देते हैं तो एनएनपी एमपी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट मार्केट प्राइस से क्या तात्पर्य है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का प्राइस एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग यानी मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो हमारा जो है एनडीपी एमपी प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से क्या आशय है।
एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित साधन आय के जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDPFC अथवा शुद्ध घरेलू आय कहा जाता है। तो इसमें जो टोटल आय होती है, हमने आपको बताया है कि आय विधि जो है, आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो आय विधि में जितने इसमें जो फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर की जितनी इनकम होती है उनको जो है टोटल जोड़ लेते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, टोटल आय प्राप्त हो जाती है और उस आय से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। तो NDPFC बराबर होता है NDPMP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जो NDPFC फैक्टर कास्ट होता है, उसमें NDP बराबर होता है NDPMP, जो हमारा जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं, तो हमारा NDPFC प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDPFC से क्या आशय है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDPFC घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में अर्जित आय तथा ह्रास मूल्य का जोड़ होता है। तो GDPFC बराबर होता है NDPFC प्लस मूल्य ह्रास, ये हो जाता है हमारा GDPFC। फिर इसके बाद है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC किसे कहते हैं। देखिए NNPFC जो होती है, ये हमारी टोटल शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, जो NNPFC होती है शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ कुल राष्ट्रीय उत्पाद जो है कहलाता है। यानी घरेलू सीमा के अंदर जो कुल अर्जित साधन आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये जो इसका जो टोटल होता है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है, इसे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं। तो NNPFC बराबर होता है NDPFC प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये हो गया हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनके जो स्टार्टिंग में सवाल आपको जो है बताए गए हैं, उनका अगर थोड़ी सा बारीकी से ध्यान आप देंगे तभी ये समझ में आएगा। और जब तक आपको इसको जो है NNPFC, NDPFC, GDPFC, GDPMP, NDPFC, मूल्य ह्रास, ये सब चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, ये चीज़ें जब तक आपको नहीं आएगा तब तक जो है आप इन सारे जो फार्मूले दिए हैं, फार्मूलों को सही ढंग से समझ नहीं सकते हैं। तो आर्थिक सहायता का मतलब यह है कि सरकार, देखो इसमें आर्थिक सहायता को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि सरकार जो है उसमें क्या करती है, कुछ सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी देकर क्या होता है, तो सब्सिडी को तो हम जोड़ लेते हैं, और जो अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं क्योंकि उसको हमें देना पड़ता है, उसे हमें देना पड़ता है, इसलिए उसको आय में से घटा देते हैं। आर्थिक सहायता जो सब्सिडी होती है उसको जोड़ लेते हैं क्योंकि उसे गवर्नमेंट उतना जो है हमको वापस कर देती है। तो इस तरह से ये जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है और जो है आर्थिक सहायता है, ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं आएगा तब तक इन सवालों का उत्तर आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को एकदम शुरुआत से जितना मैंने सीरियल से बताया है, बहुत बारीकी से आप एक एक जो इसका पॉइंट है, एक एक जो इसके फार्मूले दिए हैं, उसको बहुत बारीकी से अपने मन में बैठाना है, उसकी एक फिगर अपने मन में बैठा लेना है, तभी ये पूरे जो है इन चीज़ों के जो इसके दिए हुए हैं वो सारा चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिए, निश्चित रूप से आपका समाधान कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज का जो कार्य है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का जो नेक्स्ट कार्य है, जो इसका आगे का जो भाग है वो अगली वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।